अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज करनी है। लास्ट टाइम जो कल हमारा लेक्चर हुआ था वो था लूप्स के हवाले से। उसके अंदर हमने लूप को स्टडी किया था, मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको देखा था, वो लूप्स काम किस तरह करती हैं, जो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको डिटेल में बात की थी। तो आज हमने बात करनी है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के हवाले से। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। कंटेंट नंबर 1 हमारे पास MCQs है, कंटेंट नंबर 2 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, और सबसे लास्ट पे जिस कंटेंट को हमने डील करना है वो है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। कंटेंट नंबर 1 MCQs। हर बेटा जी स्टेटमेंट के 4 पॉसिबल आंसर हैं, और जो सबसे कह लें कि बेस्ट वन है या सबसे बेहतरीन है स्टेटमेंट के हवाले से, उसको हमने चूज़ करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ लॉजिकल ऑपरेटर, के 10 जेल में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एंड, ऑप्शन नंबर बी और, ऑप्शन नंबर सी नाइदर, और ऑप्शन नंबर डी नॉट। तो हमें पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी नाइदर हमारे पास सही आंसर है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। अब एक थोड़ा सा हम बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को आपस में जोड़ने के लिए काम आते हैं, यानी कि दो रिलेशनल एक्सप्रेशन है उनको आपस में जोड़ते हैं। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन जिनका रिजल्ट या तो ट्रू या फिर फॉल्स में आता है। ठीक हो गया जी। स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू एग्जिट फ्रॉम एन एरर हैंडलिंग रूटीन, कि 10 जेल में से वो कौन सा है जो एरर हैंडलिंग रूटीन में से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रिज्यूम, ऑप्शन नंबर बी रिज्यूम नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी एंड, और ऑप्शन नंबर डी स्टॉप। तो ऑप्शन नंबर डी स्टॉप सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 3 विच वन ऑफ द इज़ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, कि 10 जेल में से कौन सा मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट वाली स्टेटमेंट है हमारे पास, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हों। ऑप्शन नंबर ए इफ़ एल्स, ऑप्शन नंबर बी गो टू, ऑप्शन नंबर सी ऑन गो टू, ऑप्शन नंबर डी ऑन एरर गो टू लाइन नंबर। तो अगर हम बात करें इफ़ एल्स के हवाले से, तो इफ़ एल्स अगर हमारी कंडीशन इफ़ के बाद जो कंडीशन होती है वो ठीक होती है तो हम एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल ब्रांचिंग नहीं हुआ। गो टू स्टेटमेंट यानी कि जो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी है वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली हम जो कंट्रोल होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी भी दूसरी लाइन नंबर पर बग़ैर किसी कंडीशन के, किसी वजह के। सिंपली हमने गो टू लिखा और वो उस लाइन आगे गो टू के आगे लाइन नंबर लिखा, और जो कंट्रोल होता है वो कुछ लाइनों को या स्टेटमेंट्स को स्किप करते हुए उस स्टेटमेंट पे चला जाता है। अब ऑन गो टू में हमारे पास हमें मल्टीपल टाइम पे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, यानी कि पहले एक स्टेटमेंट पे शिफ्ट किया, फिर दूसरी पे किया, फिर तीसरी पे किया, तो ये हमारे पास मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। जबकि ऑन एरर गो टू हम सिंपली अगर कोई भी एरर आता है तो वहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सही हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑन गो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 4 if the integer value of the numeric expression following keyword on in on go to statement is greater than 255 which type of error occurs। उसने कहा कि अगर हम इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर जो कीवर्ड है ऑन, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने ऑन गो टू स्टेटमेंट में अगर जो हमारे पास वेरिएबल का नेम है वो हमारे पास 255 वर्ड से ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे पास किस तरह का एरर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल एरर, ऑप्शन नंबर सी रन टाइम एरर, या ऑप्शन नंबर डी इट इज़ नॉट एन एरर। तो सिंटैक्स एरर तो तब आएगा जब कोई सिंटैक्स से रिलेटेड कोई गलती होगी, और लॉजिकल एरर तब होगा जब कोई लॉजिक से रिलेटेड गलती होगी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी रन टाइम एरर। स्टेटमेंट नंबर 5 है फॉर नेक्स्ट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट, के फॉर नेक्स्ट लूप के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आइट्रेशन को, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्शन को, ऑप्शन नंबर सी सीक्वेंस को, या ऑप्शन नंबर डी आल। तो ऑप्शन नंबर सी आइट्रेशन सही आंसर है। स्टेटमेंट अब नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट है जी फिल इन द ब्लैंक्स।
स्टेटमेंट नंबर 1 है इट इज़ रिकमेंडेड टू अवॉइड द यूज़ ऑफ डैश स्टेटमेंट, कि ये रिकमेंड किया जाता है कि इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इससे अवॉइड करना चाहिए। और वो स्टेटमेंट कौन सी है? गो टू स्टेटमेंट, कि गो टू स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 2 है जी गो टू स्टेटमेंट प्रोवाइड्स डैश ट्रांसफ़र पॉइंट, कि गो टू स्टेटमेंट जो है हमें डैश यानी कि कितने ट्रांसफ़र पॉइंट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन तो सही आंसर है 1, कि गो टू स्टेटमेंट को हम एक दफ़ा ही इस्तेमाल करते हैं और वो एक ही ट्रांसफ़र पॉइंट हमें प्रोवाइड करता है। स्टेटमेंट नंबर 3 है जी द फोर नेक्स्ट लूप ट्रांसफ़र कंट्रोल बेस्ड ऑन डैश, कि जो फोर नेक्स्ट लूप होती है वो जो कंट्रोल को ट्रांसफ़र करती है वो किस चीज़ पे बुनियाद होती है, वो किस चीज़ पे बेस करता है। तो इसका सही आंसर है जी कंडीशन, के वो कंडीशन को शर्त को देखते हुए हमारे पास कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है। स्टेटमेंट नंबर 4 मैक्सिमम डैश ट्रांसफ़र पॉइंट्स कैन बी स्पेसिफाइड विद ऑन गो टू स्टेटमेंट, कि ऑन गो टू स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा डैश पॉइंट्स तक कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था कि वो कौन सी स्टेटमेंट एमसीक्यूज़ में बात की थी कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारे पास क्या करती है कि हमें मल्टीपल ब्रांचिंग्स प्रोवाइड करती है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के। तो ऑन गो टू स्टेटमेंट थी। अब ऑन गो टू स्टेटमेंट हमें कितने प्रोवाइड करती है? 255 तक हमें पॉइंट्स ट्रांसफ़र पॉइंट्स को हमें देती है। स्टेटमेंट नंबर 5 ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट डैश एरर ट्रैपिंग फीचर्स ऑफ GW बेसिक, के ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट GW बेसिक की जो एरर्स को ट्रैप करने की फीचर होता है उसको क्या करती है? तो इसका आंसर है उनको इनेबल करती है, उनको एक्टिवेट कर देती है, कि जैसे कोई एरर आता है GW बेसिक के अंदर वो उसको ट्रैप करना शुरू कर देता है, उसको पकड़ना शुरू करता है, उसको डिटेक्ट करता है, उसको रिमूव करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। स्टेटमेंट नंबर 6 है इन GW बेसिक एवरी एरर असाइंड आ डैश कोड, के GW बेसिक के अंदर हर एक एरर को एक डैश कोड प्रोवाइड किया जाता है। अब वो कोड होता है जी यूनिक कोड, कि एक अनोखा कोड, एक अलग, हर एरर को अलग अलग कोड दिया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 7 a special variable name dash is assigned as error code on occurrence of error in basic, के बेसिक लैंग्वेज के अंदर किसी भी एरर कोड को एक डैश वेरिएबल नेम असाइन किया जाता है बेसिक लैंग्वेज के अंदर। अब उस एरर को, उस वेरिएबल नेम को हम क्या कहते हैं? उस वेरिएबल को नाम दिया जाता है ERR वेरिएबल असाइन किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 8 है जी अ स्पेशल वैल्यू नेम्ड, कि एक ख़ास स्पेशल वैल्यू नेम होता है डैश जो कि असाइन किया जाता है इज़ असाइन टू द लाइन नंबर वेयर एन एरर अकर्स इन द बेसिक प्रोग्राम, के जो कि एक जो लाइन नंबर को असाइन किया जाता है जिस लाइन पे एरर बेसिक प्रोग्राम के अंदर होता है। तो वो हमारे पास लाइन नंबर को, वो हमारे पास कौन सा वैल्यू नेम होता है? उस वैल्यू नेम को हम नाम देते हैं ERL। स्टेटमेंट नंबर 9 व्हेन एन एरर अकर्स इन बेसिक प्रोग्राम, जब कोई भी एरर बेसिक प्रोग्राम में होता है द कंट्रोल में ट्रांसफ़र टू आ डैश रूटीन, को जो कंट्रोल होता है वो डैश रूटीन पर मुंतकिल हो जाता है। तो इसका सही आंसर है एरर हैंडलिंग, कि जो कंट्रोल होता है वो एरर हैंडलिंग रूटीन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 10 और लास्ट स्टेटमेंट है हमारी सेकंड कंटेंट की अ डैश स्ट्रक्चर चूज़ द अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, कि डैश जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट को चूज़ करता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसका आंसर है जी सिलेक्शन, के आ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज़, कि जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है वो मुंतखब करता है अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट कंटेंट है जी ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है जी द कंट्रोल कैन एग्जिट फ्रॉम एन एरर हैंडलिंग रूटीन यूजिंग रिज्यूम स्टेटमेंट, कि रिज्यूम स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो कंट्रोल होता है वो एरर हैंडलिंग रूटीन से बाहर आ जाता है। तो इसका आंसर है ट्रू।
स्टेटमेंट नंबर सेकंड है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एंड स्टॉप स्टेटमेंट, कि एंड और स्टॉप स्टेटमेंट के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये है इसका आंसर फॉल्स, क्योंकि एंड और स्टॉप स्टेटमेंट्स में बड़ा गहरा फ़र्क है। जो एंड स्टेटमेंट होती है वो प्रोग्राम को स्टॉप कर देती है और जितने भी फाइल्स खुली होती हैं उनको भी क्लोज़ करके जो कंट्रोल होता है वो हमारे पास कमांड लेवल पे वापस आ जाता है। जबकि जो स्टॉप स्टेटमेंट होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस प्रोग्राम को पॉज करती है। अब जैसे ही हम कॉन्ट यानी कि CONT जो स्टेटमेंट होती है इसको यूज़ करेंगे तो वो जो प्रोग्राम होगा वो दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स यानी कि F है। स्टेटमेंट नंबर 3 है अ फॉल्स कंडीशन कैन एवेल्यूएट टू नल, कि जो फॉल्स कंडीशन होती है वो एवेल्यूएट करती है नल को। तो इसका भी जवाब गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट एवेल्यूएट नल को नहीं करती। नेक्स्ट है जी स्टेटमेंट नंबर 4 है अ वाइल विंड लूप एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू, कि जो वाइल विंड लूप होती है वो तब तक चलती रहती है, डाटा को एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक कि हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है। तो ये सही है कि जब जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, जो कंट्रोल होगा वो जो निचला पार्ट होगा उस स्टेटमेंट के हवाले से वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे स्टेटमेंट फॉल्स होती है वो जो अगली स्टेटमेंट्स होती हैं कंडीशन के बाद उनको चेक करना शुरू करता है और उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। स्टेटमेंट नंबर 6 specifying an if statement within the body of the loop referred to as nested loop, कि किसी भी लूप की बॉडी के अंदर अगर हम इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करें तो वो नेस्टेड लूप कहलाएगा। तो इसका भी आंसर गलत है कि बेटा लूप के अंदर लूप हो तब हम नेस्टेड लूप कहते हैं। लूप के अंदर अब अगर हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास नेस्टेड लूप नहीं होगा, वो हमारे पास कंडीशंस होंगी या फिर वो स्टेटमेंट्स ही होंगी जिनको हमने एग्जीक्यूट करना है बार बार। स्टेटमेंट नंबर 7 है द गो टू स्टेटमेंट इंक्रीजेज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, कि जो गो टू स्टेटमेंट होती है वो प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को, उसकी पेचीदगी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। आम लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम को मज़ीद मुश्किल बना देती है। तो ये सही है कि जो गो टू स्टेटमेंट होती है वो कम्प्लेक्स कर देती है प्रोग्राम को, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स ही एग्जीक्यूट नहीं होंगी, हमने स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करते हुए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाना है, तो उससे हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हमें रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट नंबर 8 है अ कंडीशन स्पेसिफाइड इन इफ स्टेटमेंट में नाइदर बी ट्रू नॉर फॉल्स, कि जो कंडीशन हम इफ स्टेटमेंट के लिखते हैं अंदर लिखते हैं वो या तो ट्रू होती है और ना ही फॉल्स होती है। तो वो हमारे पास कि वो या तो फॉल्स होती है, ट्रू नहीं होती। तो ऐसा नहीं हो सकता कि या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। स्टेटमेंट नंबर 9 है देयर इज़ नो नीड टू अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल इन फॉर नेक्स्ट लूप द लूप इटसेल्फ मैनेज इट, कि कोई भी ज़रूरत नहीं है अपडेट करने के लूप कंट्रोल वेरिएबल को फॉर नेक्स्ट लूप के अंदर, वो खुद ही अपने आप को मैनेज कर लेता है। तो ये सही है। स्टेटमेंट नंबर 10 है स्पेसिफाइंग एन इफ स्टेटमेंट विद इन ब्लॉक ऑफ एन अदर इफ स्टेटमेंट कॉज सिंटैक्स एरर, कि अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर ही हम एक और इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो वो हमें सिंटैक्स एरर देती है। तो ये हमारे पास गलत है, ऐसा नहीं होता। इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट को हम ऐड कर दें तो उसके अंदर कोई भी मसला नहीं होता, बशर्ते कि कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे आप रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।